दोस्तों आज ग्रेट ब्रिटेन ने भले स्कॉटलैंड को अपने से अलग होने से बचा लिया हो, लेकिन ये इस बात का आगाज है कि अब उसकी जड़ें कमजोर हो रही हैं। जिस साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो आज अपनी जड़ें बचाने में लगा हुआ है। अपने पीक समय में ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया के जमीन के 1/4 हिस्से पर राज कर रहा था। इतना ही नहीं, अफ्रीका से खरीदे गए कुल 12 मिलियन गुलामों में से 30 लाख केवल और केवल ब्रिटिश स्लेव ट्रेडर्स द्वारा खरीदे गए थे, जिनमें से 2.7 मिलियन ही अपनी लंबी यात्रा में जिंदा बच पाए थे। एक समय में ऐसा भी कहा जाता था कि आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा ब्रिटेन सब कुछ बना सकता था। उस समय ब्रिटिश एम्पायर इतनी बड़ी शक्ति बन गया था कि उसके बारे में कहा जाता था कि इसके साम्राज्य का सूरज कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन फिर क्यों देखते देखते 100 सालों में 70 देशों पर राज करने वाला ब्रिटेन 14 आइलैंड में सिमट कर रह गया। आइए दोस्तों, आपको ब्रिटिश साम्राज्य के उदय से पतन तक की पूरी कहानी सुनाते हैं। दोस्तों एक समय ऐसा था जब कहते थे कि ब्रिटेन में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। ये बात सच भी थी। ब्रिटेन का पूरा साम्राज्य पूरी दुनिया से अलग अलग हिस्सों तक फैला हुआ था। जब ब्रिटेन में सूर्यास्त होता था तो इसके राज करने वाले दूसरे देशों जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया में सूर्य उदय होता था। इसलिए कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूर्यास्त कभी नहीं होता। दोस्तों ब्रिटेन का साम्राज्य भारत और ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका, कनाडा और अफ्रीका तक फैला हुआ था। पहले वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रिटेन से ज्यादा ताकतवर पूरी दुनिया में और कोई नहीं था। जैसे आज हम ज्यादातर प्रोडक्ट को मेड इन चाइना ही देखते हैं, इसी तरह उस दौर में दुनिया का हर मशीन मेड प्रोडक्ट मेड इन इंग्लैंड होता था। अभी हाल ही में यानी कि 8 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के निधन के बाद अब उनके बेटे चार्ल्स ब्रिटेन के राजा बन गए हैं। इसी के साथ ब्रिटेन में 70 सालों बाद किंग योग शुरू हो गया है। अब उन्हें किंग चार्ल्स III के रूप में जाना जाता है। किंग के रूप में देश को संबोधित करते हुए चार्ल्स ने अपनी मां को याद करते हुए कहा कि महारानी और मेरी प्यारी मां हम सभी के लिए उदाहरण थी। उनका इस प्यार के लिए धन्यवाद। प्रिंस चार्ल्स अब राजगीर के उत्तराधिकारी हैं। मतलब राज्य में पैसों का सारा लेन देन अब उन्हीं के हाथों में। दोस्तों यूरोप में मॉडर्न युग की शुरुआत 1453 से मानी जाती है, जब ऑटोमन एम्पायर के नए सुल्तान मोहम्मद महाबत ने कुस्तुन दुनिया पर कब्जा किया था। ये एक काफी जानी मानी घटना मानी जाती है। इस हादसे के बाद रोमन साम्राज्य का अंत हो गया, जो लगभग 1500 वर्षों तक चला आ रहा था। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि जिस रास्ते से यूरोप और एशिया के बीच बिजनेस होता था, अब उस रास्ते पर तुर्कों का अधिकार हो गया था और यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। यूरोप के नए आधुनिक युग और समुद्री मार्गों को खोजने की शुरुआत यहीं से होती है। दोस्तों ट्यूडर कॉल को इंग्लैंड का सबसे शानदार काल माना जाता है। इस युग में हेनरी VII, हेनरी VIII, एडवर्ड VI और एलिजाबेथ का नाम सबसे ऊपर आता है। ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। 16वीं सदी के बाद ब्रिटेन ने अपने देश के बाहर दुनिया में अपने पैर पसारने शुरू किए। 16वीं से 18वीं सदी के दौरान ब्रिटेन ने यूरोपीय ताकतों जैसे फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल को पछाड़ते हुए दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव रखी। 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। इस दौरान ब्रिटेन ने दुनिया के करीब 80 देशों और उनके आइलैंड पर शासन किया। 1913 से 1922 के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा दुनिया के करीब 25% या फिर कहें कि 45 करोड़ की आबादी पर था। ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस वक्त धरती का करीब 3.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर हिस्सा यानी कि दुनिया के करीब 26% साम्राज्य उसके अधीन थे। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का ऐसा आतंक था कि लोग मात्र गोरों के नाम से खौफ खाते थे। न जाने कितने लोगों ने न तो सिर्फ इसलिए अपने परिवार सहित जान दे दी, क्योंकि उन्हें और उनके परिवार वालों को मानसिक और पारिवारिक रूप से टॉर्चर किया जाता था। दोस्तों महारानी एलिजाबेथ II ने जब 1950 के दशक की शुरुआत में राजशाही की डोर संभाली थी, उस सेकंड वर्ल्ड वॉर को समाप्त हुए सिर्फ 7 साल ही हुए थे। इस दौरान में महारानी के सत्ता संभालने के साथ नए एलिजाबेथ युग की शुरुआत मानी गई। समाज बदल रहा था और एक खूबसूरत महारानी ने राजशाही को संभाला था। एलिजाबेथ II ने पिछले कुछ दशकों के इतिहास में सबसे अधिक तेजी से होने वाली प्रौद्योगिकी विस्तार तथा सामाजिक राजनीतिक बदलाव के दौर में गद्दी संभाली। अगर इनसे पहली वाली एलिजाबेथ यानी एलिजाबेथ I का कार्यकाल विजय और प्रभुत्व का दौर था। जब एलिजाबेथ II राजगद्दी पर बैठी थी तो ब्रिटिश साम्राज्य का लगभग अंतिम समय था। महारानी ने ऐसे समय में सत्ता संभाली थी जब प्रजातांत्रिक राजनीतिक परिवर्तन का दौर था। दोस्तों ब्रिटेन के करोड़ों भारतीयों के खून का जिम्मेदार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी इतिहासकार मैथ्यू वाइट ने द ग्रेट बुक ऑफ हॉरिबल थिंग्स नाम की किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने इतिहास में हुए भयानक खून खराबे के बारे में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसके दौरान सबसे ज्यादा इंसानी जानें खत्म हुई। इस पुस्तक में इतिहास की चौथी भयानक घटना ब्रिटिश दौर में भारत में आने वाला अकाल है, जिसमें मैथ्यू के मुताबिक 2 करोड़ 66 लाख भारतीयों की जानें खत्म हुई। इस संख्या में मैथ्यू ने दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान बंगाल में आने वाले अकाल की गिनती नहीं की, जिसमें 30 से 50 लाख के करीब लोग मारे गए थे। अगर इस अकाल को भी इस संख्या में शामिल कर लिया जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के शासन में 3 करोड़ के करीब भारतीय लोग अकाल के कारण जान से हाथ धो बैठे थे। भारत की गिनती उस समय में और आज भी दुनिया के सबसे फर्टाइल इलाकों में होती है, तो फिर इतने लोग क्यों और कैसे भूखे मर गए? मैथ्यू ने अपने बुक में इन घटनाओं को व्यापारिक शोषण बताया है। भारत में आने वाले खौफनाक अकालों की बुनियादी वजह बेरहमी से किए गए शोषण और गलत तरीके से टैक्स की वसूली थी, जो भूख से मर रहे किसान उन्हें अदा नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं, ये लोग मर रहे लोगों से भी टैक्स वसूलने पर लगे रहते थे। ये सरकार कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार थी। दोस्तों वो ब्रिटिश सरकार ही थी जिसने भारत में रंग भेद की नीति को जन्म दिया, वरना हम भारतीय
कितनी भी लड़ झगड़ने पर कभी भी इस तरीके की बातों पर नहीं लड़ते थे। उन्होंने इतने सालों तक भारत पर राज किया। अंग्रेजों ने भारत में रहकर भारत की कई महिलाओं से संबंध भी बनाए और उनसे बच्चे होने पर उन बच्चों को एक पिता के हक से दूर रखा। पर वो कहते हैं ना कि समय अपने आप को जरूर दोहराता है और आज ब्रिटिश साम्राज्य के सामने वही सारी परेशानियां आकर खड़ी हो गई हैं, जो कि उसने कभी किसी समय भारत में दी थी। कई इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अभी तो ब्रिटिश साम्राज्य में मुश्किलों की शुरुआत हुई है, आने वाले समय में लोग वहां 2 समय खाने के लिए भी तरसेंगे। जबकि एक समय में ब्रिटिश ने भारत से बहुत सारा खजाना लूटा है और लूटकर उसने अपने देश में सजाया है, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटेन के हालात आज बहुत खराब है। वहीं दूसरी तरफ आज भारत के हालात काफी सुधर चुके हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1700 में भारत अकेला दुनिया की 226% दौलत पैदा करता था, जो यूरोप के सभी देशों के बराबर थे, लेकिन यही 1952 में गिरकर 3.8% रह गया। 20वीं शताब्दी के आते आते ब्रिटेन प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से दुनिया का सबसे गरीब देश बन चुका था। तब इस सवाल की तरफ आते हैं कि अंग्रेजों के 200 साल के जुल्म ने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया। तो इस सिलसिले में अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी है। इसमें से जिसको सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है, उसके मुताबिक 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों के हाथों भारत को पहुंचने वाले आर्थिक नुकसान की कुल रकम 2015 के फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से 30 खरब डॉलर बनती है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत उस समय कितना अमीर रहा होगा। दोस्तों, इस बात की तो इतिहास भी गवाह है कि जब कभी भी किसी ने किसी के ऊपर जुल्म किया है तो आगे चलकर उस देश या इंसान को भी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। और एक बात और दोस्तों, कि कभी भी अपनी ताकत योग घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड टूटते देर नहीं लगती। अब टाइटैनिक का ही एग्जांपल ले लीजिए। बनाने वाले का घमंड ये कहता है कि ये नाव कभी डूब ही नहीं सकती। अब उसके बाद क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। अपने पहले सफर